Yes, good morning, everyone. So, this small revision is based on a very simple chapter, that is prospectus related sections. Now, prospectus related sections are considered to be very simple, but इनके आंसर्स लिखने के समय अगर आप कुछ वर्ड्स का या कुछ टेक्निकल लीगल वर्ड्स का ध्यान देंगे, that will help you to fetch full marks in those questions. So, first of all, अगर इस चैप्टर के मेन लाइन ऑफ अटैक जहां पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ये 5-6 पॉइंट जो मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लासेस बहुत बड़ी थी प्रोस्पेक्टस चैप्टर की, बट कौन से फाइन 5-6 सेक्शंस हैं जो मिस नहीं होने चाहिए रिवीजन के दौरान. सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी फॉर द मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34 एंड 35 आर वेरी इंपॉर्टेंट. और इन पे जो बेस्ड केस लॉज आते हैं, उन केस लॉज में कैसे आप कई बार आप क्वेश्चंस देखोगे जहां पर आपको पूछेगा क्या आप मिस स्टेटमेंट क्लेम कर सकते हो, या कई बार पूछेगा क्या आप रिलीफ पा पाओगे अगर मिस स्टेटमेंट हो भी गई तो भी. तो दोनों चीजों के आंसर्स लिखने के तरीके सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. तो लुक हियर एवरीवन, इज दिस ओके? क्या आपने कॉपी कर लिया ये चीजें? ऑलरेडी शायद आपने क्लास करते वक्त किया होगा, मैं अब शुरू कर रहा हूं. प्रोस्पेक्टस इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, और आप जब अप्लाई करते हैं शेयर्स में, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफर फ्रॉम योर साइड, एंड एक्सेप्टेंस कब होगा? जब वो आपको अलॉट करेंगे. तो राइट्स इशू में जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है दैट इज लेटर ऑफ ऑफर, बट पब्लिक इशू में जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है दैट इज प्रोस्पेक्टस. प्राइवेट प्लेसमेंट में जो डॉक्यूमेंट सर्कुलेट होता है दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट कम ऑफर लेटर, एप्लीकेशन लेटर. तो आप देखोगे प्रोस्पेक्टस में जो डिस्क्लोजर्स होने चाहिए वो कंपनीज एक्ट के अनुसार भी हो, और से भी आईसीडीआर रेगुलेशंस में जो डिस्क्लोजर्स हो, बोथ डिस्क्लोजर्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम जंप करने वाले हैं सीधा पहले सेक्शन 34 में, कि क्रिमिनल लाइबिलिटी आप क्लेम कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर फॉर मिस स्टेटमेंट्स और ओमिशंस इन द प्रोस्पेक्टस. यस, यहां पर साइलेंस भी कई बार फ्रॉड होगा अगर आप कुछ मटीरियल फैक्ट ओमिट कर जाते हैं लिखना. तो इसके लिए कौन लायबल होगा? क्वेश्चन रेज होता है, हु इज लायबल फॉर सच थिंग्स? एवरी पर्सन हु हैज ऑथराइज्ड द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट पर्सन इज लायबल. सेकेंड इशू आपको यहां पर रेज होता है, हाउ कैन ही एस्केप द लाइबिलिटी? तो लैंग्वेज ध्यान से सुनना, बिकॉज स्टूडेंट्स कुछ और मोड में लिख देते हैं, पर आंसर्स में ये लाइंस आने चाहिए. If that person proves that the statement was immaterial, proves होगा, आप लिखेंगे if he feels, feeling पर मार्क्स नहीं है, उसे साबित प्रमाणित करके दिखाना होगा. Second point, if he proves that he had reasonable grounds to believe, and he believed up to the time of the issue of prospectus, he genuinely believed that the statement was true or omission was necessary, डालने की दरकार नहीं थी उस चीज को जो हमने नहीं डाला. तो ये उसके पास ग्राउंड्स होना चाहिए बिलीव करने के लिए कि देखिए मेरे अनुसार सब कुछ सही था, ये स्टेटमेंट भी सही था, और आप जो बोल रहे हैं कि मैंने ये चीज नहीं डाला, मुझे तो लग भी नहीं रहा था कि ये नेसेसरी है, ये डालने की दरकार ही नहीं थी. तो सेक्शन 34 आप देख पा रहे हैं, फॉर मिस स्टेटमेंट और ओमिशन इन द प्रोस्पेक्टस. एंड लाइबिलिटी होगी सेक्शन 447 वाली, जिसमें आप एक चीज ध्यान से वापस सुन लीजिए. अगर मैं 447 की बात करूं तो मैं उसको ऐसे याद करता हूं, उसमें एक छोटा फ्रॉड का पोर्शन है और इसमें बड़ा फ्रॉड का पोर्शन है. तो फ्रॉड्स नॉर्मली, अगर मैं बड़े मटेरियल फ्रॉड्स की बात करूं, वहां इंप्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों लगता है. पर मैं अगर छोटे फ्रॉड्स की बात करूं, एमसीक्यू के समय भी ध्यान रखना पड़ता है ये चीज को, यहां पर छोटे फ्रॉड्स में फाइन और इंप्रिजनमेंट दिया हुआ है. फिर हम लोग फिगर्स याद करना भी सीख गए थे. छोटे फ्रॉड्स क्या होते हैं? वो फ्रॉड जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. And less than 10 lakhs or 1% of the turnover of the company, whichever is lower. उससे अगर लेस हो पर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फीचर है, तब वो छोटा फ्रॉड माना जाएगा. और बड़ा फ्रॉड में ये सजा होती है जो आपने पहले भी देखा होगा, मिनिमम 6 महीना से 10 साल. फ्रॉड फाइन जो है, जो एक्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड आपने किया है मिनिमम उतना तो लगेगा ही, एंड इट कैन बी 3x ऑल्सो. तो मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए आप उसे कब पकड़ेंगे? समझ में आ रहा है? रुक जाइए, बिकॉज आप सब याद करने लग जाते हैं, बट एक गोल्डन रूल है जो पीक वर्सेस गर्डने वाले केस में आया था. द गोल्डन रूल फॉर क्लेमिंग डैमेजेस, अगर मैं मॉनेटरी कंपनसेशन की बात करूं, मॉनेटरी कंपनसेशन या डैमेजेस आप तभी मांग पाओगे मिस स्टेटमेंट के लिए, जिसको सिविल लाइबिलिटी का एक वो माना जाता है, क्लेमिंग डैमेजेस, अगर इन्वेस्टर ने
प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए मटेरियल मिसस्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होकर आपके कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया हो तभी। क्योंकि कई क्वेश्चंस आएंगे सिविल लायबिलिटी के अंदर जहां आप देखोगे कि उसने स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स खरीदा था और बाद में पता चला कि कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ बड़ी गलती थी और गलती इंटेंशनली थी, तो भी आप नहीं मांग पाओगे। बिकॉज अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से लिए हैं तो आप प्रोस्पेक्टस पढ़कर इन्फ्लुएंस हुए हो, ये नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कई केसेस थे यहां पर हमने देखा था जिसमें गोल्डन रूल और ये पीक वर्सेस गर्नी वाला केस आपने देखा भी था। नाउ लुक हियर सिविल लायबिलिटी में कंपनसेशन देना पड़ता है। हु इज लायबल? Director, person who has authorized himself to be named in the prospectus as a director. Promoter, person who has authorized the issue of prospectus. And expert को भी पकड़ सकते हैं आप, but expert like engineers, valuers, इनको आप पकड़ सकते हैं अगर उनके expert के दिए हुए रिपोर्ट या expert के दिए हुए स्टेटमेंट में गलती हो तो पकड़ सकते हो आप। ठीक है सर यहां पे भी क्या सिविल लायबिलिटी और कंपनसेशन देने से क्या मुझे मुक्ति मिल सकती है? क्या मैं बच सकता हूं? यस, अगर एकदम इजी कूल करके सर ग्राउंड्स ऑफ एस्केपिंग लायबिलिटी या ग्राउंड्स ऑफ रिलीफ आप यहां पर कैसे क्लेम कर सकते हो कि एक डायरेक्टर बोलता है कि मैंने कंसेंट दिया था बट मैंने विड्रॉ कर लिया था बिफोर द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड इट वाज इशूड विदाउट माय नॉलेज। और एक इंसान बोलता है आई नेवर ऑथोराइज द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, मैंने तो कभी ऑथोराइज किया ही नहीं था और जैसे ही मुझे पता चला मैंने पब्लिक नोटिस दे दी इमीडिएटली दैट मैं शामिल नहीं हूं यहां पर। सर इतना जोश? यस, इसको तो जोश में पढ़ना, अगर इसको नीरस प्राणी की तरह हिल हिल के पढ़ोगे ना, बोल बोल के नहीं होगा, आपको फील करना होगा मैंने परमिशन दी ही नहीं थी और जैसे मुझे पता चला मैंने पब्लिक नोटिस दे दी। फोर्थविथ गेव अ पब्लिक नोटिस। वर्ड्स देख रहे हो जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कैसा वर्ड्स आना चाहिए, हम क्या आप समझ जाते हैं, लिख नहीं पाते हैं। तो ये हिंदी इंग्लिश के स्मॉल क्लिपिंग्स जहां जहां हथौड़ा में मार रहा हूं वो फेजेस आपके आंसर से मिस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आप बोलते कि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था बट माय स्टेटमेंट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट्स रिपोर्ट हु गेव हिज कंसेंट एंड हैज नॉट विथड्रॉन। तो तुम बच जाओगे अगर एक्सपर्ट के स्टेटमेंट में कुछ गलतियां हैं, तुम बच सकते हो। बट स्टेटमेंट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉम्पिटेंट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसने कंसेंट दिया हो और उसने अपनी कंसेंट विड्रॉ नहीं की हो। तो कई केस स्टडीज में ऐसा कुछ आएगा जहां एक्सपर्ट के स्टेटमेंट में भूल होगा तो डायरेक्टर को जब पकड़ा जाएगा और डायरेक्टर आपने स्टेटमेंट कैसे दिया और डायरेक्टर बोलेगा मैंने तो एक्सपर्ट के रिपोर्ट के बेसिस पर, एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट था जो कॉम्पिटेंट था, मैंने उसके रिपोर्ट के बेसिस पे दिया है, ये देखिए उसका रिपोर्ट, तो तुम बच सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत भयानक दिया हुआ था बेयर एक्ट में गवर्नमेंट के जो पब्लिकेशंस हैं, तो इसको मैंने इजी करके यहां पर प्रस्तुत कर दिया था। तो सिविल लायबिलिटी भी देखा आपने, क्रिमिनल लायबिलिटी भी देखा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, लुक हियर एवरीवन, अब तुम्हें सपोज फ्रॉड बाय द कंपनी के बारे में पता चल गया है, तुम्हें फ्रॉड के बारे में पता चल गया है और उसके बाद भी तुम डिविडेंड लेते जा रहे हो, राइट्स इश्यू लेते जा रहे हो उन शेयर्स पर, यानी कि फ्रॉड पता चलने के बाद भी यू आर अफर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट। सर सुना हुआ लग रहा है ये चीज कहीं पर, कहां सुना था, याद आ गया कि समटाइम्स द राइट ऑफ रेसिशन, द राइट ऑफ कैंसिलिंग इज लॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था फ्रॉड जब होता है, अगर इफ यू कंटिन्यू विद द कॉन्ट्रैक्ट और उस समय तुम कुछ नहीं बोलते हो, सारे बेनिफिट्स उठाते जा रहे हो, बाद में तुम्हारे संग अगर फ्रॉड हुआ है तो भी तुम कैंसिल नहीं कर सकते। यानी तुम फ्रॉड में एक चीज और कर सकते थे, तुम अपना सारा पैसा वापस मांग सकते थे, बट अगर ये गलती हो गई कि तुम फ्रॉड के बारे में पता चलने के बाद भी यू वर कंटिन्यूइंग, तो तुम अब पैसा वापस नहीं मांग सकते हो। बट you can claim the remedy under section 34 and 35. Understood? 34 35 पर आज नहीं आएगा, रिफंड, अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट का रिफंड मांगना, ये आपको अब अवेलेबल नहीं माना जाएगा। इज इट अंडरस्टैंडेबल? पढ़ लीजिए एक बार, पॉज कर लीजिए अगर आपको पढ़ना हो और पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। दिस इज अ गुड पॉइंट। ओके, उसी तरह हमने देखा था इसी चैप्टर में छोटे छोटे और थे। फ्रॉड्यूलेंटली आप लोगों को इंड्यूस कर रहे थे, आइए कंपनी में पैसा लगाइए, तो 447 लगेगा। बैंकों से लोन लेने के लिए आपको फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हैं, और क्लास एक्शन सूट्स लॉन्च होते हैं यहाँ पर, और फिक्टिशियस नेम्स या डिफरेंट नाम्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में तो आपके सारे गेन्स भी वो जब्त कर लेंगे कोर्ट, एंड उसको आईईपीएफ फंड में एमसीक्यू आ सकता है कि वो गेन्स लेकर कहां जमा देंगे। 447 तो लगेगा फिक्टिशियस नेम में अप्लाई करने से भी, एंड इट कैन बी पार्ट ऑफ एमसीक्यू कि वो जो आपके गेन्स को लेंगे वो
IEPF फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैब्लिश है उसमें क्रेडिट कर दिया जाएगा। इज इट फाइन एवरीवन? सर यस सर। तो उसके बाद हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस कॉन्सेप्ट इंडिया में ऑलमोस्ट रिडंडेंट है, आज के दिन हम नहीं देखते हैं, पर ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर एक बार आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल कर दे तो आने वाले 1 साल तक जो भी पब्लिक इशू आप लेके आएंगे उसके लिए बार बार प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यूजुअली बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन सोचे थे पहले जब मार्केट वाइब्रेंट था, पर अभी तो हालत आपको पता ही है देश की क्या है। बस एक अपडेट पास 2 में जमा देना पड़ता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर कि पिछले और अभी वाले पब्लिक इशू के बीच में क्या क्या चेंजेस हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन में नया चार्ज क्या क्रिएट किया, ओनली दैट हैज टू बी गिवन। यू डोंट हैव टू फाइल प्रोस्पेक्टस अगेन एंड अगेन। उसके बाद हमने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा था, इसके लिए मैंने बुक बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था एंड बताया था कि व्हाट इज बुक बिल्डिंग। मैं अभी वापस दिखा दूंगा आपको, 2 मिनट। सेक्शन 33 एब्रिश प्रोस्पेक्टस, एक समराइज्ड प्रोस्पेक्टस जाता है एप्लीकेशन फॉर्म के संग एज पर बुक्स। ये भी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास टेंशन की बात नहीं थी। तो 1 मिनट, हम लोग पहले अब जाते हैं बुक बिल्डिंग की तरफ। दैट व्हाट इज बुक बिल्डिंग? लुक हियर एवरीवन, आजकल ज्यादातर कंपनीज जब अपनी पब्लिक इशू लाती है तो प्राइस उसमें से पहले से फिक्स्ड नहीं रखती। वो इन्वेस्टर्स के सेंटीमेंट को समझकर उन्हीं से बिडिंग इनवाइट करती है कि मैं ये रेंज दे रहा हूं 100 से 120 एग्जांपल, 200 से 240 एग्जांपल है। तो कोई भी एक प्राइस बैंड कंपनी अपना वर्ड समझकर देगा, इन्वेस्टर्स के बिडिंग आएंगे। अब तुम बोलोगे सर हाईएस्ट बिड को दे दीजिएगा, मैंने ऑक्शन सेल पढ़ा है, इट मे बी हाईएस्ट, इट मे बी लोअर देन हाईएस्ट। सर अब तुम एक बात बोलोगे सर यहाँ की बोलना चाह रहे हैं कि अब बिडिंग के थ्रू प्राइस डिटरमिन हो रहा है। यस, दिस इज बुक बिल्डिंग। तो बुक बिल्डिंग इन दिस मॉडर्न एरा इट इज अ टेक्निक टू फाइंड आउट द प्राइस ऑफ पब्लिक इश्यूज। 3 स्टेप्स आर डन, जो हमने क्लास में डिटेल में पढ़ा था, या शॉर्ट में आप इसको भी व्यू कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ फास्ट ट्रैक रिवीजन क्लास जो बहुत काम आती है बड़े सिलेबस को एक शेप देने में और एक एक चैप्टर आपका ओवर हो जाए। तो बुक बिल्डिंग एक तरीका है और रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में यही एक फीचर है। यहां पर इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज का इंफॉर्मेशन नहीं रहता है, कई बार नंबर ऑफ सिक्योरिटीज का भी नहीं रहता है। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है पहले सेबी के पास फाइल होता है, फिर आरओसी के पास फाइल होता है, और यहां पर जो जो ऑब्लिगेशंस नॉर्मल प्रोस्पेक्टस में एप्लीकेबल होते हैं मिस स्टेटमेंट के लिए, वो इधर पर भी एप्लीकेबल होगा। एंड इसके और डिटेल्स हम लोग देखे थे सेक्शन 32 में, वो जो अभी मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं। ओके सर, ये हो गया। सेक्शन 26 बहुत सिंपल था कि आरओसी कई बार आपके प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज कर सकता है अगर प्रोस्पेक्टस आपकी डेटेड ना हो, साइंड ना हो, एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स ना हो। तीनों पॉइंट्स मिले। व्हेन कैन आरओसी, ये कहां पढ़ रहे हैं सर आप? सेक्शन 26 में मैंने आपको बहुत पॉइंट्स बताया था। जैसे एक एक्सपर्ट का पॉइंट भी बताया था कि एक्सपर्ट एक ऐसा शख्स हो सकता है जो कंपनी के मैनेजमेंट में ना हो, कंपनी के फॉर्मेशन में कभी ना रहा हो, ना अभी हो, उसकी रिटर्न कंसेंट आ जाए, जो विड्रॉ भी ना किया हो। तो यहां पर हमने देखा था कि आरओसी रिफ्यूज कब कर सकता है रजिस्ट्रेशन, तो ये पॉइंट्स दिखने लगे थे। एंड एक्सपर्ट का पैराग्राफ कि एक्सपर्ट ऐसा इंसान है जो फॉर्मेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है, और अगर है रिलेटेड तो फिर हम आरओसी उसको रजिस्ट्रेशन नहीं देगा प्रोस्पेक्टस का। और आरओसी के रजिस्ट्रेशन के 90 दिन के अंदर इसकी शेल्फ लाइफ है, विद इन 90 डेज इट हैज टू बी सर्क्यूलेटेड। ओके, deposited to ROC 90 days on which no unless issued, it should be issued within 90 days of giving the copy to ROC. Now Amendment Act 2020 के बाद यहां पर imprisonment लगता था अगर प्रोस्पेक्टस में adequate disclosures ना हो, या ऊपर जो इतने ज्ञान मैंने आपको पढ़ाया ना डेटेड, साइंड, एक्सपर्ट के बारे में, तो ये चेंज लिख लो। आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 दिस imprisonment was removed। ये जो imprisonment वाली बातें हैं, अमेंडमेंट एक्ट 2020 बेसिकली मई जून 21 वाले एग्जाम्स में इंपैक्ट नहीं डालेंगे, बट नहीं डाल रहे थे, बट जो भी बच्चे नवंबर 21, मई 22, नवंबर 22 में दे रहे थे उनके लिए इंपैक्ट आ रहा था। पर फिर भी लिख के रखना चाहिए, कोई बच्चे कई बार डेफर करते थे, तो मैं हमेशा बोलता था जो मई जून 21 भी एग्जाम दे रहे थे कि लिख के रख लो, आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 imprisonment of 3 years removed from this particular section। ओके सर, प्रोस्पेक्टस में टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर चेंज लाया, मैं हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए पैसा यूज किया था, मैं थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहा हूं, ऐसा सुना हुआ लग रहा है, तो अगर मैं कोई वेरिएशन लेके आता हूं ऑब्जेक्ट्स में, तो ये चीज आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मेरे से। स्टार्ट रीडिंग, दीज थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड, दीज 4 स्टेप्स, ये हम लोग ऑब्जेक्ट क्लॉज वाले क्लास में भी पढ़े थे। नाउ व्हाट इज द सेक्शन 28 ऑफर ऑफ सेल?
ऑफर ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं या बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को अपना शेयर सौंप देते हैं और कंपनी एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स या शेयर होल्डर्स के कुछ पोर्शन ऑफ शेयर होल्डिंग को फिर पब्लिक को देती है। यानी ऑफर ऑफ सेल के कारण आपके टोटल शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता है, नया इशू नहीं है, उस हाथ से शेयर इस हाथ में आ गए। तो ऑफर ऑफ सेल के बारे में मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनीज का एग्जांपल दिया था कि कई बार डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में दे यूज दिस टाइप ऑफ हथकंडाज। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पे कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिक्वायरमेंट जो 90% ऑफ द ऑफर थ्रू ऑफर डॉक्यूमेंट आपने सुना होगा कभी, वो यहां पर नहीं लगता है। काउंसलर से सुना है ना 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज हो जाना चाहिए, ऑफर ऑफ सेल में नहीं लगता है। पब्लिक ऑफर डीमैट फॉर्म में लाएगा। एवरी कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर एंड एवरी अदर क्लास ऑफ कंपनीज, किसी किसी की बुक में अगर पब्लिक लिखा था तो मैंने काट दिया था ये। एवरी अदर क्लास ऑफ कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब, उनको डीमैट फॉर्म में ही शेयर्स इशू करना है। इनफैक्ट अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को शेयर्स डीमैट फॉर्म में ही अब देना पड़ता है। बट दीज रूल्स डू नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट कंपनी, 100% सब्सिडरी है अगर आप किसी के, या निधि कंपनी, इनको ये अप्लाई नहीं करता है। इसकी डिटेलिंग रूल 9 की हम लोग ट्रांसफर ट्रांसमिशन चैप्टर में करे थे। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा बता दूं, कई लोग सोच रहे हैं कि अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के सारे शेयर्स अब डीमैट में हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी भी इनके कुछ शेयर्स फिजिकल फॉर्म में हैं। ये जो नया इश्यू लेके आएंगे ये डीमैट फॉर्म में होगा। शेयर होल्डर के लिए कंपलसरी यहां नहीं है कि अनलिस्टेड कंपनी पब्लिक कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स को अपने एग्जिस्टिंग सारे शेयर्स डीमैट में करवाने होंगे। हाँ, वो जब ट्रांसफर करने का सोचेंगे तब डीमैट कराना होगा, बट दे स्टिल कुछ शेयर होल्डर्स अभी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में फिजिकल शेयर्स में फॉर्म में शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए। यहां इश्यू को लेकर पॉइंट आया था। आई डिड नॉट से दैट अपने सारे सिक्योरिटीज को डीमैट में करवाएगा, नया इश्यू नहीं कर सकता है। तो अभी भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में कुछ शेयर्स फिजिकल फॉर्म में कुछ शेयर होल्डर्स होल्ड कर रहे हैं प्रैक्टिकली। ओके, तो ये सारे होने लगे थे, ये एंटायर बंच ऑफ सेक्शंस डन। और यहां पर जाकर हमारा प्रोस्पेक्टस चैप्टर ग्रिप में आया था। यस यस यस, 1 पॉइंट, डीम्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 25। ये बोगस कॉन्सेप्ट है पर फिर भी देख लीजिए। यहां ऐसा लगेगा कि आपने पब्लिक को नहीं दिया पर आपने किसी इश्यू हाउस या मर्चेंट बैंकर को सौंपा और उसने 6 महीना के अंदर पब्लिक को दे दिया। तो यानी कि आप अगर किसी को देते हैं, वो अगर 6 महीना के अंदर पब्लिक को आपके दिए हुए सिक्योरिटीज इशू कर दे, तो मतलब वो डीम्ड प्रोस्पेक्टस होगा, वो डॉक्यूमेंट, और उसमें सारे ऑब्लिगेशंस आएंगे। और आप उसको देते हैं और अभी उसको फुल कंसिडरेशन वो आपको नहीं दे रहा है, क्योंकि वो पब्लिक के पास जाएगा, उनसे रेज करेगा, फिर आपको देगा। तो डीम्ड प्रोस्पेक्टस अगर आ जाए, आई एम पर्सनली, मुझे लगा ये एमसीक्यू में आना चाहिए, बट फिर भी विद इन 6 मंथ्स अगर वो अलॉट कर दे और पूरी कंसिडरेशन नहीं मिली है, ये भी देख लीजिएगा। सो दिस कवर्स योर प्रोस्पेक्टस रिवीजन। आई होप इट हेल्प्स। रिवीजन सीरीज फास्ट होती है बिकॉज ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर किए हुए।